अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, एक नज़र उन पर। बड़े शहरों के बड़े मसाइल, कहीं आग पर काबू पाना मुश्किल तो कहीं पानी का नागा। नून लीग की हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने को, मईशत में बेहतरी के आसार, लेकिन टैक्स इकट्ठा करने में कोई पेशरफ्त न हो सकी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के खिलाफ मजहबी जमात का मुजाहरा बरतरफ करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। हारून साहब, कोट ख्वाजा सईद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ही घर के 6 मासूम बच्चे आग में जलकर खाक हो गए और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि रेस्क्यू टीमों को बर वक्त इत्तला की गई, लेकिन वो वक्त पर न पहुंच सकी। देखिए, गुजारिश यह है कि न्यूयॉर्क में कुछ दिन में रहा, हर 10 मिनट के बाद वो गुजरता था, उनका क्या कहते हैं, फायर फाइटिंग का जो इंजन होता है। इसका मतलब ये था 10 मिनट के बाद आग नहीं लगती थी, औसतन हर 10 मिनट के बाद, कभी 5 मिनट के बाद भी, कभी 15 मिनट के बाद। इसका मतलब ये है कि माँ भी गलत टेलीफोन करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पहुंचते थे। ये होता है एक बड़े शहर का निज़ाम। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि शहर बड़े नहीं होने चाहिए। मुसोलिनी से जब अल्लामा इकबाल ने यह बात कही तो वो हैरत ज़दा रह गया कि उसने मशवरा मांगा कि मुझे कोई मशवरा दें, तो उन्होंने कहा शहर बड़े नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो अल्लामा ने कहा कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। लेकिन जब बड़े शहर बस जाएं तो फिर उनके मुतालबे हैं, ये जदीद तर्ज ज़िंदगी है, इसकी अपनी ख़राबियाँ खूबियाँ हैं तो ख़राबियाँ भी हैं। मगर ये जो हमारी हुकूमतें हैं, सिर्फ आज की हुकूमत नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो खैर बहुत ही सेंट्रलाइज कर दिया ना। कोई आदमी किसी को बुखार हो जाए और उसका इलाज ना हो रहा हो तो टीवी पे अपील करें तो शहबाज शरीफ साहब फ़ोन करेंगे, वो दाखिल हो जाएगा। कोई भी मसला वो सेंट्रलाइज्ड है, एक आदमी के हाथ में है। लेकिन वैसे पिछली हुकूमतों का भी यही हाल था, इससे पहले जो हुकूमतें रही। भाई शहर है तो उसमें फायर फाइटिंग का बंदोबस्त होना चाहिए, ऑब्वियसली। और ये काम क्या है इस जमाने में, तो ये कोई काम नहीं है। 5 मिनट में उस आग पर 5 मिनट में वहां पहुंच जाते, उसके करीब ही था। वहां तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची हारून साहब, उसका पंप ही खराब हो गया। हाँ, पंप खराब ही था ना, इसलिए ना उसके लिए पास पैसे हैं, वसाइल हैं नहीं, मॉनिटरिंग है नहीं, ट्रेनिंग है नहीं। कल रात हम खड़े रहे 1.5-2 घंटे नहर पे, और जाने के लिए जहाँ हम ठहरे हुए हैं सारे शहर का चक्कर लगा के पुलिस वाले हिस्टेरिया के शिकार थे, हालत उनकी खराब थी। जिम्बाब्वे की टीम आ रही। आपने पुलिस को ट्रेन नहीं करना, आपने फायर ब्रिगेड वालों को ट्रेन नहीं करना, आपने इंटेलिजेंस को ट्रेन नहीं करना, पटवारी को ट्रेन नहीं करना। तो वो जो मर्जी करते हैं, वो रॉयल फैमिली के लिए है। और हादसे पे हादसा होता है, अब वो जिंदा नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और उनके माँ बाप पे उम्र भर जो बीतती रहेगी वो बीतती रहेगी। लेकिन इससे सबक सीखा जा सकता है। अब इस पे खुद रहमी का शिकार होने के बजाय इससे सबक सीखा जा सकता है। बिल्कुल सीखा जा सकता है। अब शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, 2-4 आदमी मुअत्तल कर देंगे। तहकीकात का हुक्म तो वो दे चुके हैं। और तहकीकात का हुक्म दिया, अब उन्होंने मुअत्तल करना छोड़ दिया, इसलिए कि मीडिया पे फिर शोर मचता था कि ये मुअत्तल करेंगे, क्या मतलब है। भाई नहीं है, गाड़ी ठीक नहीं है, उसकी नोजल नहीं खुल रही है, तो मॉनिटरिंग है नहीं ना। कहाँ है आपके पास बजट ही, कहाँ है उसके लिए। हेल्थ के लिए बजट नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है। 2.1% है एजुकेशन के लिए दुनिया में। तो इतना बजट कहाँ जाता है हारून साहब? ये मेट्रो पे जाता है। 80 अरब रुपए लगेंगे, मेरा अंदाजा 85 अरब पिंडी में। ये छुपा रहे हैं जो लैंड एक्वायर की है, जो मुआवजे दे रहे हैं, और बहुत सी बात जाहिर ही नहीं की है। इतने ही वहां लगेंगे 80 अरब रुपए, मैंने पता किया मुल्तान में लगेंगे, और यहाँ भी इतने ही लगे हैं। पैसा मेट्रो के लिए है, पैसा उस चीज के लिए है जिसकी उन्हें दाद मिल सके, पैसा आवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं। अच्छा हबीब साहब, हर ऐसे हादसे के बाद, हर ऐसे सान्हे के बाद ही इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात क्यों उठाए जाते हैं? इससे पहले ही इंतजामिया की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए जाते?
देखिए, उसके लिए तो एक खास विजन चाहिए सूबे में, फिर सूबे के साथ शहर की सतह पर। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो फायर ब्रिगेड सिस्टम है बुनियादी तौर पर वो सूबे से कंट्रोल हो रहा है। जब सूबे से कोई सिस्टम कंट्रोल हो रहा होता है तो यकीनी तौर पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाता कि बहुत सारी गली मोहल्लों में उसके राब्ते नहीं होते, बहुत सारी चीजें जो हैं जो लोकली जरूरत पड़ती है वो सूबाई हुकूमत उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। इस वजह से हम जब भी देखते हैं कि ऐसा मौका आता है तो हमारे फायर फाइटर्स जो हैं या हमारे इस तरह के जो डिजास्टर मैनेजर्स हैं वो सब के सब फेल हो जाते हैं, या फेल अगर नहीं भी होते तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। बस जो कुछ है वो थोड़ा बहुत करके और उससे काम चलाने की कोशिश करते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में आप ये देखिए कि सबसे पहले तो यह है कि डिले, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बर वक्त इत्तला मिल गई, लेकिन वो फायर ब्रिगेड वालों को बर वक्त इत्तला मिल गई लेकिन गाड़ी देर से पहुंची। फिर उसके बाद उसके साथ जाने वाले आदमी, आप उन आदमियों की ट्रेनिंग किसने करनी थी, क्या वो इस काबिल ट्रेनिंग की जाए, क्या उससे भी फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या वो इस काबिल थे कि उन्हें भर्ती किया जाता फायर ब्रिगेड में। और फायर ब्रिगेड में जब भर्ती कर ही लिया गया तो क्या हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें उनकी ट्रेनिंग हो। मेरी मालूमात के मुताबिक लाहौर में एक इंस्टीट्यूट काम कर रहा है जो इस तरह की डिजास्टर मैनेजमेंट, खासतौर पर फायर फाइटिंग या एम्बुलेंस वालों को ट्रेनिंग देता है। जब वहां की ट्रेनिंग का मेयार ये है जो हमारे सामने आया है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी खराबी हमागीर पैदा हो गई है हमारे निजाम में कि हम बड़े शहरों को चला ही नहीं पाते। बड़े शहर क्या, हम छोटे छोटे शहरों को भी नहीं चला पा रहे। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर रहे हैं कि हम सड़कें बना रहे हैं, सड़कों के ऊपर पुल बना रहे हैं, फिर पुलों के नीचे से अंडरपास गुजार रहे हैं। इससे ज्यादा जो काम है वो जो करने वाला है उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। अब आप देखिए कि हमारे शहर में यानी इवन लाहौर में आप देखिए कि ब्यूटिफिकेशन के ऊपर कितना ज्यादा जोर है। हुकूमत का थ्रस्ट जो है पूरे का पूरा वो हमें नजर आता है कि यहाँ पर पार्क बना दो, यहाँ पर पार्कों के अंदर फूल लगा दो, फिर फूल जो है वो हर मौसम में तब्दील कर दो। गोया एक शहर में एक बहारा का माहौल है। नो डाउट ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या इतनी ही एनर्जी फायर ब्रिगेड जैसी इम्यूनिटीज को दी जा रही है? क्या वाटर सप्लाई जैसी इम्यूनिटीज को दी जा रही है? क्या और इस तरह की जो डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें हैं क्या उनकी तरफ तवज्जो की जा रही है? अब इतना बड़ा शहर तो बनाते चले जा रहे हैं, आखिर इस शहर में हादसात भी होने हैं, उन हादसात से निपटने का कोई बंदोबस्त है? वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक तवक्को की जा सकती है कि अगर लोकल बॉडीज हो तो लोकल बॉडीज यकीनी तौर पर, अगर इस इलाके का कोई काउंसलर होता, इसी तरह फायर ब्रिगेड का दफ्तर जिस इलाके में था वहां पर कोई काउंसलर मौजूद होता, कोई नाजिम मौजूद होता तो यकीनी तौर पर जनाब वाला लोकल बॉडीज को इख्तियारात कौन देगा? शहबाज शरीफ साहब इख्तियारात दे देंगे लोकल बॉडीज को। शहबाज शरीफ साहब तो वजारतें 18-20 जेब में डाल के बैठे हुए हैं, लोकल बॉडीज को इख्तियारात कौन देगा? ये रॉयल फैमिलीज हैं। आम इंसानों का मरना और पिसना और जहरीलो खार होना और भूख से मरना इनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। तो फिर इसका हल क्या हो हारून साहब? क्या बड़े शहरों को छोटा कर दें? इसका हल एक जद नहीं, शहरों को तो अब शहर बड़े हो गए ना, उनको छोटा कैसे किया जा सकता है? इसका हल ये है, एक मुसलसल जद्दोजहद है, अवेयरनेस है, इन पर दबाव है हुक्मरान तबके। ये दुनिया का पस्तरीन हुक्मरान तबका है सारी दुनिया में, या मिडल ईस्ट में है इस तरह के लोग, यहाँ या कुछ अफ्रीकी मुल्कों में है। ये शोबदाबाजी करते हैं, ये मसाइल नहीं हल करना चाहते। ये कोई कितनी पेचीदा सवाल है। एक वाकया हो गया ना, आज हो गया ना, तो कल से पता चलना चाहिए ना कोई निजाम बन रहा है। एलोकेशन भी हो सकती है। 240 अरब रुपए मेट्रो के लिए निकल सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्यों नहीं निकल सकते पैसे? बिल्कुल निकल सकते हैं अगर नियत हो तो। अगर करोड़ों रुपए एक पुल बनता है, करोड़ों रुपए इश्तारात के लिए निकल सकते हैं, इसके लिए क्यों नहीं निकल सकते? एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और बड़े शहर के बड़े मसले के हवाले से बात करते हैं। हारून साहब, गोश्त का नागा तो सुना था, सिंध हुकूमत एक नया नागा मुतारिफ कराने जा रही है, पानी का नागा, यानी कराची वालों को अब पानी भी नागे से मिलेगा। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही ना 10-15 साल तो खाने का भी नागा होगा। अच्छा, देखिए गुजारे ये भाई जो हम रो रहे थे लाहौर के वाक़े के हवाले से कि पानी तो हर रोज उसकी जरूरत है। कुरान मजीद कहता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया, मिनल माए कुल्ल शैइन हई, हर जिंदा चीज को पानी से पैदा। पानी पे तो जिंदगी का सारा दारोमदार है। दरियाए सिंध का किनारा है, समंदर का किनारा है, समंदर से पानी साफ किया जा सकता है कपड़े धोने के लिए और चीजों के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए गालबन नहीं होता, वो ठीक मुनासिब भी नहीं है।
तो दरिया करीब है, वहां से पानी लाया जा सकता है। मगर कराची वाटर बोर्ड जो है, एक तो वो एमकेएम की आमाजगा रहा मुद्दतों, और उसमें बेशुमार मुलाजिम है जो कभी दफ्तर गए ही नहीं, और उनमें से एक का मुझे पता है कि उसने कहा इस महीने ओवर टाइम कम है, वो कभी गया ही नहीं। अच्छा। मगर ओवर टाइम कम था। अब पीपल्स पार्टी है, तो काम तो ये लोग नहीं करते ना, इनके तो दुबई में कारोबार हैं और पैसे बनाते हैं और बोर्ड लगाते हैं, अखबारों से हिस्सा वसूल करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, सवाए अपनी ड्यूटी के हर चीज ये कर सकते हैं। तो अब वो सडनली एक खराब हो गया स्टेशन, उसका भी मसला है, उसकी मरम्मत के लिए वक्त चाहिए। नागा हो सकता है, कोई बात नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंडों का राशन था लंदन में, डबल रोटी का भी राशन था। अच्छा। लेकिन कोई अगर उफ्ताद आ पड़े, जंग थी तो किसी के बस में कुछ नहीं था, और मगर उसमें होता ये था कि वजीर आजम भी उसी पे राशन पे बसर करता था। लॉर्ड माउंटबेटन की बेगम वापस आई तो वो कुत्ते के लिए लेके जा रहा था तला हुआ गोश्त मुर्गी का, तो वो जब्त नहीं कर सकी, उन्होंने खा लिया, इतनी भूखी थी। मगर वहां कानून नहीं तोड़ सकती थी। इंडिया में तो अनाज था, हर चीज खाने की थी, मगर वो हालत जंग में वहां नहीं पहुंचाई जा सकती थी। शर्जील मेमन साहब को तो कोई मसला दरपेश नहीं है, उनके यहाँ तो पानी रहेगा, बिल्कुल टैंकर आएंगे। नागा तो वजीर आला को कोई मसला नहीं है, और जरदारी साहब को कोई मसला नहीं। ये मुसीबत तो आम लोगों के लिए है, वरना वसाइल हैं जो इस चीज के लिए एलोकेट किए जाते हैं, न तवज्जो है, न विजन है, और न कोई परवाह ही नहीं है, बेहिसी है, बदनीयती है। कोई परवाह नहीं है। बस इसका क्या है, कराची के शहरियों को जुलूस निकालने चाहिए, इन पर दबाव डालना चाहिए, उनका जायज काम। अब देखेंगे हम कितनी तहरीक चलाती है और दूसरी सियासी जमातें कितनी तहरीक चलाती हैं। जब इनकी अपनी जरूरत होती है सियासी, तो उस वक्त तो वो कहते हैं कि जान देने के लिए। वो कराची के मौलवी साहबान जो हिजाज मुकद्दस के लिए जान देने के लिए तैयार थे, हालांकि मेरा कोई खतरा नहीं है, वो देखते हैं कि प्यासों के लिए क्या करते हैं। अच्छा हबीब साहब, अब की बार जब आप कराची जाएं तो पानी का जखीरा अपने साथ लेकर जाइएगा, कहीं ऐसा ना जब आप पहुंचे तो वहां पर पानी का नागा हो। देखिए, बात यह है कि कराची में जो पानी का मसला है ना, ये अब क्रोनिक बन चुका है, और इतना क्रोनिक है और इतना पेचीदा है कि अब इसको सुलझाने की कोशिश करना जो है ना, ये आप नागा कर लें, आप मुसलसल पानी बंद कर लें, आप मुसलसल चला दें। कराची में पानी का सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और इसकी तबाही में शरीक जो है ना सिर्फ हुकूमत है, बल्कि सूबाई हुकूमत है, बल्कि एमक्यूएम है, एमक्यूएम भी है। एमक्यूएम और सूबाई हुकूमत ने मिलकर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अपनी एक आप यूं कहिए कि बदनवानी की एक ऐसी आमाजगाह बना रखा है, जिसके नतीजे में पूरे का पूरा सिस्टम विद एवरी पासिंग मोमेंट वो गिरता चला जा रहा है। आपको पता है कि हमारे जो कराची शहर है, इसकी जरूरत है 1000 मिलियन गैलन पर डे, यानी 1 अरब गैलन रोजाना की इसकी जरूरत है। और अवेलेबल जो पानी है वो तकरीबन 550 बदलता रहता है, 450 से 550 के दरमियान मिलियन गैलन रोजाना अवेलेबल होता है। अब इसका मतलब तो यह है कि शहर के आधे हिस्से को तो यकीनी तौर पर पानी मिलना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि 25% ऑफ वाटर, यानी जो अवेलेबल वाटर है ना सरकारी सिस्टम के अंदर, उसका 25% हिस्सा सीधा सीधा खराब पाइपिंग की वजह से, जो 40 साल पुराने पाइप हैं वो जगह जगह से लीक हैं, कई जगह से नॉर्थ कराची में यही सूरत हाल है, नॉर्थ कराची में, पूरे कराची में। और वो जो पानी है 25% पानी जो है वो चोरी हो जाता है। अब बताइए, अब ये सोचने की बात यह है कि यार अगर यही सिस्टम चलाना है तो फिर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी चलाना जरूर पड़ेगा। और आपको पता है कि कराची में वाटर एंड सैनिटेशन का जो बजट है ये 2008 में था तो शायद 15 अरब रुपए का, इस वक्त यह है 22 अरब रुपए का, और 12 अरब रुपया हर साल हुकूमत को इसमें डालना पड़ता है। यानी आइंदा साल जब 2015-16 होगा तो उसमें 14 अरब डालना पड़ेगा। हबीब साहब एक और सवाल, आपने कहा सूबाई हुकूमत और एमकेएम इसके जिम्मेदार हैं, वो तो और भी किसी काम में हिस्सा नहीं ले रहे, अमन की जिम्मेदारी भी अब फौज ने अपने जिम्मे ले ली है, तो क्या अब पानी की तरसील के निजाम को बेहतर बनाने के लिए भी फौज को ही आगे आना होगा? देखिए, फौज की सिविल मामलात में मदाखलत के बारे में आप मेरी राय से आगाह भी हैं, और यकीनन सब लोग इस बात में मुत्तफिक हैं कि फौज को ऐसे कामों से गुरेज करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि माजी में जब जनरल परवेज मुशर्रफ आए 99 के बाद, तो उस वक्त वहां पर जो पंपिंग स्टेशंस लगे वो उस वक्त वहां पर कराची वाटर एंड सैनिटेशन बोर्ड के एक एमडी थे फौजी,
तो फौजियों ने लगवाए थे। और मजे की बात यह है कि उनका चूंकि तजर्बा भी था, उन्होंने बहुत सारी मशीनरी, जिसके बारे में आज हमारा कराची KWSB जो है ये सोचता ना कि हम बेल्जियम से मंगवा लेंगे, हम बरतानिया से मंगवाएंगे, हम अमेरिका से मंगवाएंगे ताकि कमीशन भी डॉलरों में बने, वो मशीनरी इन्होंने गुजरांवाला से बनवा ली थी। अच्छा। और गुजरांवाला से बहुत कम पैसों पे बनवाई थी, और वो मशीनरी यहां पर कराची में लाकर नस्ब की गई, जिसकी वजह से कराची का मामला जो है वो पानी की हद तक बड़ा बेहतर हो गया था। लेकिन अब हम फिर एक बार देख रहे हैं कि जब से 2008 के बाद वो ये गवर्नमेंट आई है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, उसमें फिर MKM की शमूलियत हुई, तो आपको पता है पर्चियों की बुनियाद पर, पर्चियां एक पर्ची पे 15 नाम लिख के भेजते हैं शर्जील मेमन साहब, दूसरी पर्ची आ जाती है 90 से कि जनाब इस पे अगर इतने बंदे शर्जील मेमन साहब ने पीपल्स पार्टी के नाम पे भर्ती करवाए तो इतने बंदे हमारे भी भर्ती करवाएं। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में इस वक्त तकरीबन 7,000 ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ सियासी बुनियादों पर अपने अपने जलसों की रौनक बढ़ाने के लिए यहाँ पर भर्ती किया हुआ उन लोगों को। ब्रेक का वक्त आने वाला है। हारून साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कराची वाले समंदर के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं, पानी का क्या मसला है। ये अपना एक टाउन बन रहा है अब, तो वहां मैंने पूछा पानी का क्या, उन्होंने कहा वहां झील मौजूद है। पानी, पाकिस्तान स्टिल 9th रिचेस्ट कंट्री इन वाटर रिसोर्सेस। पाकिस्तान में पानी की कोई कमी नहीं है, जाया करते हैं पानी, फ्लड इरिगेशन होती है, वुजू करने में इतना पानी इस्तेमाल करते हैं जितना नहाने के लिए चाहिए। इसके लिए एजुकेशन की भी जरूरत है। 10% पानी से खेत गंदम और चावल के सैराब हो सकते हैं और 40% पैदावार बढ़ सकती है। और इसके लिए 10,000 रुपए फी एकड़ चाहिए। अगर यानी यहाँ लोकली वो पाइप तैयार किए जाए, बंदोबस्त किया जाए, जैसे उन्होंने बताया कि गुजरांवाले से मशीनरी बना ली गई। गुजरांवाले में क्या नहीं बन सकता? मेरा तो ख्याल है गुजरांवाले में मुनासिब किस्म के एंकर भी बन सकते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे बजट 2015-2016 के हवाले से जो 5 जून को पेश किया जाएगा। हारून साहब, तीसरा बजट है नून लीग का जो वो पेश करने जा रही है। इस बार का ये बजट आवाम की उम्मीदों को कैसे बहा ले जाएगा? जैसे हमेशा बहा ले जाता है, शुभदाबाजी है। जब तक इसहाक डार साहब वजीर खजाना है और नवाज शरीफ वजीर आजम है, टैक्स नहीं लिया जाएगा दौलतमंदों से, टैक्स लिया जाएगा गरीबों से और मुलाजमीन से। जो लोग नौकरी करते हैं ना तो देना ही पड़ता है। ना खुद टैक्स देंगे, ना जरदारी साहब से वसूल करेंगे, ना बड़े बिजनेसमैन से वसूल करेंगे, ना इंडस्ट्रियलिस्ट से वसूल करेंगे, ना प्रॉपर्टी डीलर से वसूल करेंगे। गरीबों को टैक्स देना होगा और उसको कोई भला नहीं होगा। साबुन पर टैक्स देना होगा, उसको चीनी पर टैक्स देना होगा, उसको हर वो चीज जिस पर टैक्स लग सकता है उस पर लगेगा। 30 लाख आदमी, उस दिन मैंने आप सर्च किया था, बार बार मैं कहता हूँ, वो टैक्स दे सकते हैं। यानी मेरा ख्याल है कि औसतन उनमें से हर एक 1 मिलियन शायद सालाना टैक्स दे सकता है, मिनिमम। एक रफ अंदाजा है, लेकिन उनसे नहीं लिया जाएगा। मुझे तो टैक्स से, यकीन करें, बजट से सवाए इसके कोई दिलचस्पी नहीं है कि अब और कौन सी उफ्ताद आ पड़ेगी। अच्छा हबीब साहब, ऐसे बजट को पेश करने का फायदा ही क्या जिससे आम आवाम को रिलीफ ही ना मिल सके? देखिए, इसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। बजट में टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना, यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हमारी टैक्स मशीनरी जो है वो इतनी रॉटन है और हमारे यहाँ टैक्स कल्चर इतना नॉन एग्जिस्टेंट है कि हम उसको इकट्ठा ही नहीं कर सकते। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। हबीब साहब, 83 में, 84 में, 88 तक 16% टैक्स था, वसूल होता था। 12% नवाज शरीफ साहब के जमाने में होता था 1990 में। उसकी एक और रीजन, अब 8% हुआ है ना। ये 8% ग्रेजुअली हुआ है ना। जो मुशर्रफ साहब का जमाना भी है, बेनजीर का भी है, 2 बार बेनजीर की हुकूमत रही, 2 दफा नवाज शरीफ की रही, फिर मुशर्रफ की रही। ये उमरा के लिए हुकूमत है, ये गरीबों के लिए हुकूमत नहीं है। ये आधा कैसे हो गया? हाँ हारून साहब, जो पहले जो टैक्स इकट्ठा हुआ करता था पाकिस्तान में, उसकी वजह यह थी कि बहुत सारी जो एंटरप्राइजेस थी वो स्टेट के पास थी। यानी जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वो 80s की और 90s में। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत मेजर उनका शेयर था। 80s में सूरत हाल ये थी कि महकमा इतना करप्ट नहीं था। अब तो लगाया जाता है वो आदमी, अपनी जगह है। CBR का चेयरमैन अब तो वो लगाया जाता है ना जो शरीफ खानदान के या जरदारी खानदान के मफादात की देखभाल करे। तो उस जमाने में 60% जो था GDP का हिस्सा वो ऐसी एंटरप्राइजेस थी जो इन्हें रियासत चलाती थी।
और रियासत जो है वो रियासत के इदारे ही एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिए जाते थे, तो उसकी वजह से जो फिगर था वो लगता था कि बड़ा नहीं प्रैक्टिकल लगता था क्या, वो वसूल होता था ना जनाबे वाला जी। अच्छा, लगता था क्या सूरत हाल ये है, अब सूरत हाल ये है कि एक तो आपका टैक्स कलेक्शन का सिस्टम डिलैपिडेट कर गया है, दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा हो गया, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो सारी प्रैक्टिसेस जो मैल प्रैक्टिसेस जिन्हें कहते हैं, जिन्हें बदउनवानी कहना चाहिए, वो तमाम चीजें दार आई हैं। इसकी प्राइवेट सेक्टर की कुव्वत का अंदाजा आप यूं लगा लें कि पिछले साल के, यानी जो रवा साल माली साल है 2014 और 15 का जो बजट था, इसके फाइनेंस बिल में एक शिफ्ट डाली गई थी कि जिसके तहत एसबीआर बैंक अकाउंट्स में पीप इन कर सकेगा, झांक सकेगा कि वहां पर किसके पास कितने पैसे हैं। अच्छा, ये ऐसी शिक नहीं थी जो सिर्फ पाकिस्तान में डाली गई, पूरी दुनिया में इस तरह की शिकें होती है कि जब आपको टैक्स कलेक्शन का मसला होता है तो एसबीआर के ऑफिशियल्स जो होते हैं वो बैंकों की तरफ देखते हैं। लेकिन यहां पर हमारी बैंकिंग एसोसिएशन, बैंक्स की जो एसोसिएशन थी, वो मैदान में आ गई। उन्होंने कहा जनाब इस तरह तो आप यूं भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। उन्होंने डरा के सूरत हाल ये बनी। एक बहुत बात और आपसे अर्ज करूं, आप कहते हैं ना ये वसी हो गया है, इंडिया से ज्यादा वसी तो नहीं हो गया, वहां 16% कैसे है? उसकी वजह ये अरे भाई, ये नवाज शरीफ का माल मुल्क से बाहर पड़ा है, जरदारी का बाहर है, 400 अरब रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो गया दुबई में, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। ये लोग जो हैं इनको कोई परवाह ही नहीं है इस बात की। मैं आपसे कहता हूं 30 लाख आदमियों के फहरिस्तें मौजूद हैं जिनसे टैक्स लिया जा सकता है, तो इसहाक डार साहब को उसका कभी ख्याल आता है? ये जो सबसे बड़ी मार्केट है लाहौर की, ये कितना टैक्स देते हैं सारे मिलाकर? ये देखिए, ये जो मार्केट है जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 300 अरब रुपए से कम नहीं होगी, बल्कि शायद 1200 अरब होगी, ये सारे मिलकर इस नाचीज अखबार नीज के बराबर टैक्स देते हैं, जहां रोजाना कम से कम 50 करोड़ का सामान बिकता होगा, उसका सिर्फ सेल्स टैक्स ही देखिए कितना बनता है। अच्छा हारून साहब, हमारी टैक्स कलेक्शन के मशीनरी के खराब होने में कुछ शक नहीं है, इसमें कोई मतलब उसका जिम्मेदार कौन है? उसको किसने ठीक करना? बिगिनिंग तो करे ना। इसकी जिम्मे एक तो यह है कि वो जी मेरा मुल्जम इसहाक डार है, आप कमाल करते हैं, आप मुझे वहां फंसा रहे हैं ले जाके, असल मुल्जम को आप बचा रहे हैं यार। और वजीर आजम है असल मुल्जम, जो भी वजीर आजम हो, यानी नवाज शरीफ साहब, इनसे पहले भी एक वजीर आजम थे, है जी, जिसको राजा रेंटल कहा जाता था, उससे पहले भी एक वजीर आजम था। आइंदा आने वाले बजट की एक बार देखिए, मैं हुस्न कबा पर बात हो रही है तो हारून साहब ने इसकी सारी कबासें तो बयान कर दी है, मैं इसका एक हुस्न बयान कर क्या जी हुस्न, क्या वो अर्ज ये है कि ये जो बजट है, ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा है कि 3 साल की एक पॉलिसी बनाई गई थी जब 2013 में गवर्नमेंट आई थी, तो ये उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पहली दफा एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को हम देख रहे हैं कि बजट के उसके मुताबिक एक तीसरे साल का बजट आ रहा है, विच इज वेरी गुड। पूरी दुनिया इस बात की तारीफ कर रही है कि पाकिस्तान जो भी पॉलिसियां बना रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें उनको इंप्लीमेंट करने की कुव्वत भी आती चली जा रही है। चले ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बन गई, अगली दफा मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब से अमेरिका का बजट भी बनवाया जाएगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बन गई। हबीब साहब, देखते हैं आवाम को कितना रिलीफ मिलता है। परवेज रशीद साहब, देखिए एक और चीज, टेक्निकल बात है यार, बजट सारे देखे, स्टेट होती है मजलूम, कमजोर और गरीब की निगहदाश्त के लिए, मगर ये अजीब स्टेट है जो अपने वजीर आजम की और उससे मिले हुए पोजीशन लीडर की निगहदाश्त करती है, सरमायादार की निगहदाश्त करती है, इस तरह स्टेट नहीं चला करती था। अच्छा, परवेज रशीद साहब की बात कर लेते हैं। हारून साहब, इस्लामाबाद में उनके खिलाफ बैनर्स भी लगे हुए हैं और उन बैनर्स पर काफी सख्त जबान भी इस्तेमाल की गई है, मामला क्या है? वो तो बैनर तो हटा दिए पुलिस ने। अच्छा। जाहिर है परवेज रशीद साहब के खिलाफ बैनर तो नहीं लगे रहेंगे, अगर लगाएंगे। F6 में थे, आप पारा में थे, F8 में थे, F10 के राउंड अबाउट में थे, F11 थे, और बहुत ही सख्त जुबान, नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई। मुलद और दहरिया और जिंदगी को कादियानी भी मौलवी साहबान ने कहा, आपको पता है इनको एक दफा छेड़ते हैं तो नतीजा क्या निकलता है। उन्होंने खुद भी बहुत परले दर्जे की बेहतियाती का मुजाहरा किया, यानी उन्होंने कहा ये मदरसे जहालत की यूनिवर्सिटियां हैं। ये किस कदर बचगाना बात है। आप तहरीक इंसाफ के बारे में बात नहीं कर रहे कि आप बच निकलेंगे। ये मौलवी साहबान जो ये गोरकन है, ये आदमी को दफन करके छोड़ते हैं। मगर मौलवी साहबान की भी हद है कि भाई ये वो एक आदमी जो कहता है मैं कलमा गो हूँ, मुसलमान हूँ, से बुलद जिंदगी कादियानी, भाई करैक्टर जो है उसका जो भी मसला है उसका वो जाने, उसका रब जाने। आप कौन है जज? और कानून हाथ में लेने का आपको हक किसने दिया? मौलाना फजलुर रहमान के लोग हैं, ये मैं आपको बता दूं। और वो उन्होंने नए नाम से एक पार्टी बना ली है, यही इन लोगों का कारोबार है। भाई किसी को एतराज है वजीर साहब पे, मुझे भी एतराज है, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा कि ये उन्हें नहीं कहना चाहिए था।
और अपना मौका बयान करूंगा। अदालत में जाएं, आप पारा के थानेदार ने कहा कि हम तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारा थाना ही बम से उड़ा देंगे। यानी ये सूरत है, स्टेट को एक्ट करना चाहिए। अगर इस्लामाबाद में एक्ट नहीं कर सकते, वहां आप तकरीबकार जमा हो रहे हैं, कच्ची आबादियां बन रही हैं, और ये मुस्तकबिल का कराची बन सकता है अगर यही सूरत हाल अच्छा, है। हारून साहब, आपकी बात को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी डिस्कशन का सिलसिला हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे परवेज रशीद साहब के मामले के हवाले से। हारून साहब, आप बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद भी कराची बन सकता है। बनता जा रहा है ऑलरेडी। देखिए, भत्ता वसूल किया जा रहा है इस्लामाबाद के नवाही बस्तियों में। ये अफगानिस्तान से हिजरत करके आने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने गैंग बना लिए हैं, कच्ची आबादियां हैं, और गिरदो नवाह में अगर हेलीकॉप्टर से देखें तो आपको कराची नजर आएगा, बीच में खाली इलाके हैं। वो बगैर सड़कें बनाए, खाली जगह छोड़ के, गली की जगह छोड़ के 5-7 साल पहले मैंने देखा 20,000 रुपये मरला के हिसाब से वो बेच रहे थे। अब कोई 1 लाख रुपए मरला के हिसाब से, कोई 10 साल की बात हुई, 1 लाख रुपए मरला के हिसाब, इसलिए कि शहर महंगा है और महंगी कॉलोनी है, वहां तो लोग रह नहीं सकते। अव्वल तो हाउसिंग सोसाइटी वाले वैसे ही लुटेरे हैं चंद के सिवा। तो वो तो बड़ी तेजी के साथ बनता जा रहा है। जब मसला संगीन हो जाएगा फिर इनकी आंख खुलेगी। इस पे तो हम लिख भी चुके कई, और अखबार में भी लिख। अच्छा हबीब साहब, आप क्या कहते हैं परवेज रशीद साहब के मामले पर? देखिए, वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का एक शेर है कि उम्मत को छांट डाला काफिर बना बना कर, इस्लाम है फकीहो ममनू बहुत तुम्हारा। ये हमारे जो फकीहाने कराम है और उलमाए अज़ाम है ना, एक तो सबसे पहले इन्हें ये समझना चाहिए कि बात बे बात ये फिक्रे को सियाको सबाक से हटा कर बयान करते हैं और उसके बाद अपने मुरीदैन को और मुतवस्सिलीन को किसी दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। अब देखिए, ये चंद उलमाए सू जो हैं, ये उनका किरदार है जो इस तरह फतवा इश्तहार की सूरत में लगा दें जनाब किसी चौरंगी पे, किसी चौराहे पर, किसी चौक पर। तो ये कोई ज्यादा मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। मेरा ख्याल है कि स्टेट को अपनी कुव्वत और रिट दिखानी चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। बाकी जहां तक रही बात परवेज रशीद साहब की, तो परवेज रशीद साहब का फिक्री पस मंजर अव्वल तो है नहीं है। जो थोड़ा बहुत है वो बुनियादी तौर पर नजरिया पाकिस्तान से मुतसादम है। उनका मजहब के बारे में उनकी अपनी एक राय है, आप उस राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उस राय का एहतराम जरूरी है। और ये जो हमारे वजीर, अक्सर ये परवेज रशीद साहब तनहा ही नहीं, बाकी भी हमारे जो वफाकी वज़रा हैं, इवन सूबाई वज़रा भी, इनकी अक्सरियत ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो समझते हैं कि वजारत मिल गई है तो अब इन्हें दानिशवरी का लाइसेंस भी मिल गया है। ये जिस चीज के बारे में जो चाहेंगे इनके मुंह से वो निकलेगा। और वो मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ हबीब साहब, आपने बुनियादी तौर पर बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं इससे पूरी तरह एग्री करता हूँ। दोनों तीनों नुकात जो आपने बयान किए, लेकिन ये जो आपने कहा ना उसकी राय का एहतराम जरूरी है, उसकी कोई राय नहीं है। वो इस कदर जाहिल, मुझे आई एम सॉरी टू से, मैं कहना नहीं चाहता था, वो इस कदर जाहिलाना गुफ्तगू करता है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जिन लोगों ने सुनी है उसकी जुबान बंद करनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को। अलबत्ता मौलवी साहबान को यह हक नहीं है किसी को काफिर और ज़ंदीक और मुलद और दहरिया कहें, तो जो लोग वहां गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं उन्हें पकड़ना चाहिए। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से क्या सूरत हाल है हारून साहब? देखिए, 8 जून के इलेक्शन हो रहे हैं और 3 पार्टियों में हैं। वैसे तो 12 से ज्यादा सियासी जमातें लड़ रही हैं। तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग। लोग मरकज की तरफ देखते हैं इन इलाकों के। आजाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज्यादा इम्कान है कि नून लीग जीतेगी। पीपल्स पार्टी पॉपुलर है मगर मुनकसिम है, निस्बतन ताकतवर है मगर मुनकसिम है। मेहदी शाह पे करप्शन के इल्जामात हैं और वो दफाई पोजीशन में है। गवर्नर लगा दिया मियां साहब ने अपना बड़ा टेक्टफुली बर वक्त, और मैसेज दे दिया कि हम इसे फतह करने के लिए आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ देर से जागी। मेरी गुलाम सरवर खान से बात हुई है जो इंचार्ज है, उनका ख्याल है कि 5-6 सीटें वो जीत लेंगे आसानी से, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है। देर हमेशा, वो तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि हमेशा देर कर देता हूँ, तो उसमें कोई इलेक्टेबल्स अच्छे उन्हें नहीं मिले। गालिब इम्कान यह है कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। अच्छा हबीब साहब, आप नौशहरा में हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों की? देखिए जी, वो जो अभी हारून साहब कह रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ देर कर देती है, यहाँ पर जो नौशहरा में सूरत हाल है ना, यहाँ पर तो कतन ऐसी नहीं है। नौशहरा खासतौर पर जो हमारे वजीर आला है परवेज खटक साहब, सूबा KPK के, ये उनका होम टाउन भी है, तो लिहाजा यहाँ पर तो वो इतने जिसे कहते हैं ना घुटनों घुटनों
बल्दियाती इंतखाबात में धंसे हुए हैं कि अब वो जो ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था कि वजीर आला और वज़रा और MNAs और MPAs इसमें शिरकत नहीं करेंगे, बल्दियाती इंतखाबात में अपना रोल प्ले नहीं करेंगे सामने आकर, तो वो ज़ाब्ता अखलाक की भी धज्जियां उड़ गई हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि नौशहरा में तहरीके इंसाफ इतनी सेंसिटिव है कि आपको पता है जो नौशहरा के डिप्टी कमिश्नर हैं वही यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं। अच्छा। तो ये वही डिप्टी कमिश्नर वही जात शरीफ हैं जो अमीर हैदर होती जब ANP की तरफ से वजीर आला थे तो उन्होंने इनको अपने होम टाउन यानी मर्दान में लगा रखा था डिप्टी कमिश्नर, और जैसे ही फिर परवेज खटक साहब ने वजारत आला संभाली तो इन्हें मर्दान से उठा के ये नौशहरा में ले आए। तो इन जाते शरीफ को बहुत तजुर्बा हासिल है कि किस तरह किसी वजीर आला की खुशनुदी हासिल की जाती है और उसके काम किए जाते हैं। अब ऐसे आदमी के पास कोई बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं, यहाँ पे सारी सियासी जमातें, बीच जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सब लोग इकट्ठे होकर इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास भी गए एज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। इसने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियां लिखी, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि जनाब अच्छा बस ठीक है, वो भी कान लपेट के एक साइड पे पड़ा हुआ है। अब पूरी की पूरी जो जिले इंतजामिया है वो यूं लग रहा है कि कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार हारने ना पाए। और खास तौर पर जो मेरी मालूमात है वो ये है कि 26 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर वजीर आला ने हाथ रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, जिनके ऊपर जिन्हें वजीर आला हर सूरत में जीतता हुआ देखना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर एक और नया काम शुरू हुआ है। अच्छा। वजीर आला ने चूंकि हुकूमत ने ये इलेक्शन करवाने थे, उन्होंने 6 महीने पहले बहुत सारे कामों के टेंडर मंजूर करवाए, पैसे रिलीज किए और अपने पास रख लिए। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है उसके साथ ही वो काम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लोगों को भी नहीं बताया, जाते हैं लोगों को कहते हैं कि जनाब अच्छा ये आपकी गली पक्की करवा देते हैं, सुबह वहां पर गली में काम शुरू हो जाता है और वो पक्की होना शुरू हो जाती है। अच्छा। किसी को कहते हैं अच्छा आपका पानी लगवा देते हैं, अच्छा जी पानी जनाब अगले दिन मशीन आती है वो पानी का बोर शुरू कर देती है। आपको क्या एतराज है यार? आप तो बड़े आपने खुतबा ही शुरू कर दिया तहरीक इंसाफ के खिलाफ। आपको क्या एतराज है यार? यही काम लाहौर में होता है तो आप एतराज नहीं करते। देखिए ये नौशहरा में तो दूसरी बात यह है कि प्रोग्राम खत्म होते ही वहां से रवाना हो जाए वरना पकड़े जाएंगे आप। देखिए ये इलेक्शन है हारून साहब, इलेक्शन का कोई तो ज़ाब्ता अखलाक है ना। और लाहौर में नहीं है यार, तो वहां कैसे हो? एक ही थैली के चट्टे बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे ना, एक जैसे हैं। लाहौर में होंगे तो यहाँ आप ऐसे ऐसे तमाशे देखेंगे कि आप यहाँ और हमजा शहबाज जो हैं वो फैसले करेंगे कहाँ कौन सी गली पक्की होगी और कहाँ पानी लगेगा। ये सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। इमरान खान अब खटक से आपको ये तवक्को है कि वो एक बड़ा मिसाली लीडर होगा और ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद होगा। वैसे आप कराची गए थे तहरीक इंसाफ को हराने के लिए, तो यहाँ मौजूद रहे तो यहाँ हबीब साहब, चाहे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही हो, अवाम के काम तो हो रहे हैं ना, अवाम तो यही चाहती है कि उनका काम होता रहे। लेकिन फिर इसका मतलब है कि बाकी पार्टियों को कह दिया जाए कि आप इलेक्शन लड़ने की जहमत ना करें। आपको इसीलिए भेजा है, कहें उनसे भाई अपने घर जाओ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो आराम से सब जाके जिला काउंसिल में और तहसील काउंसिल में बैठ जाए। फिर जमात इस्लामी को क्या तकलीफ है, उसने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो सैफ अरीकी इत्तेहाद भी बना है, जमीयत उलमा इस्लाम वाले, जिसके पास जाए वो रो रहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें हराने की तैयारियां की जा रही हैं। ये प्री पोल रिगिंग की एक मिसाल है जो जिला नौशहरा पेश कर रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जिस चीज का शोर मचाती रही है, अभी अकरम साहब को पंजाब में रिगिंग नहीं नजर आती सारी, यहाँ पे वैसी होती है ना। तहरीके इंसाफ जो है अब उसके साथ तो मैंने पहले अर्ज किया था ना कि मीडिया का जो मामला है वो तो आशिक और माशूक वाला मामला है। अच्छा। अब वो हम उसकी खुदा का खौफ करें यार, सारे लोग नून लीग के हक में बोलते हैं, अबलाई तो नून लीग करती, इमरान खान तो चाय भी नहीं पिलाता यार। ठीक है, प्रोग्राम मैंने तो सुना है उसने किसी से वादा किया था इमरान खान साहब ने कि दरिया सिंध के किनारे उन्हें मछलियां भी खिलानी है। मछलियां नहीं, वो दुम्बा, सालम दुम्बा, 15 साल से मैं इंतजार में हूँ। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।